नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन मुद्दा में। तो चलिए बात मुद्दे की कर लेते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही वैसे सभी सियासी दल अपने पत्ते खोलने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर यूपी की सबसे हॉट सीट बनी मैनपुरी की करहल सीट पर प्रदेशवासियों की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि करहल से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के ऐलान के बाद करहल को लेकर बीजेपी में मंथन का एक लंबा दौर चला, जिसके बाद सोमवार को काफी मंथन के बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और पूर्व में सपा के ही सिपह सालार रहे एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। एसपी सिंह बघेल के नामांकन के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है, जिससे बीजेपी लगातार सपा का गढ़ ढहने की बात कह रही है। लेकिन बीजेपी के ये दावे कितने कारगर साबित होते हैं, ये तो चुनावी परिणाम आने पर ही पता चलेगा। आपको बता दें कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट यादव बाहुल्य है और ये सीट मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट भी रही है। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी ने मुलायम की ही सिपह सालार रहे एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारकर अखिलेश को घर में ही घेरने की कोशिश की है। हालांकि लंबा मंथन बीजेपी ने इसको लेकर किया। इससे पहले अपर्णा यादव पर बीजेपी दांव खेलने वाली थी, लेकिन अपर्णा यादव को ना उतारकर अब एसपी सिंह बघेल को जैसे ही चुनावी मैदान में उतारा तो सरगर्मियां बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा तेज हो गई है और यूपी की मैनपुरी की करहल सीट जो है वो हॉट सीट इस समय बन गई है। एकमात्र मैनपुरी की करहल सीट नहीं, कई ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जो हॉट सीट बनी हुई है। चाहे आप पेड्रोना सीट की बात करें, वहां पर भी इसी तरीके के समीकरण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और अभी वो सांसद है आजमगढ़ से और वहीं से अब उनको जिस तरीके से वो विधानसभा का चुनाव अब लड़ने उतरे हैं तो उन्हें अपनी सांसदी छोड़नी भी पड़ेगी और इसलिए उन्होंने नामांकन फिलहाल कर दिया है। लेकिन बीजेपी के देखना होगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से एसपी सिंह बघेल को उतारा है चुनावी मैदान में, क्या वो सपा का किला ढहा पाएंगे मैनपुरी की करहल सीट से, क्योंकि यादव बाहुल्य सीट है करहल सीट और वहां पर यादव और यूं कहीं कि समाजवादी पार्टी का पूरा दबदबा माना जाता है। मुलायम सिंह यादव की पारंपरिक सीट वो रही है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने काफी कुछ वहां के लोगों के लिए किया और पारंपरिक सीट उनकी रही है, कई बार वो भी वहां से जीते। अखिलेश यादव अब चुनावी मैदान में वहीं से उतर रहे हैं। अब देखना होगा कि करहल वासी जो है क्या वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी और जो यादव समाज है क्या वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को वोट देगा और वहां से जिता पाएगा, या फिर एसपी सिंह बघेल, क्योंकि एसपी सिंह बघेल जो हैं वो भी समाजवादी पार्टी से ही पहले संबंध रख चुके हैं। वहां पर भी काफी समीकरण उनके देखने को मिले, बहुत अच्छे नेता रहे हैं वो। और अब जब उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो वहां पर कानून मंत्री भी हैं और फिलहाल मौजूदा कानून मंत्री को जिस तरीके से टिकट दिया गया उसमें अब देखना होगा कि वहां पर किस तरीके के नतीजे निकलकर सामने आते हैं और समीकरण क्या कुछ बनते हैं। आम जनता किस पर अपना भरोसा जताएगी, ये देखने वाली बात होगी। जिस क्षेत्र से मैं लड़ने जा रहा हूं चुनाव, उस क्षेत्र में जैन इंटर कॉलेज भी है जहां कभी नेताजी पढ़ाते थे, पढ़े भी हैं। मैं करहल के लोगों को पहला और मैनपुरी के लोगों को पहला संकल्प लेता हूं कि आने वाले समय में जिसमें नेताजी पढ़ाया उसको यूनिवर्सिटी तक ले जाने का काम समाजवादी लोगों का होगा। बीजेपी का प्रत्याशी आएगा लेकिन हारने के लिए आएगा। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा वो ऐतिहासिक वोटों से हार के जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, अपने मित्र प्रधान जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर भेजा है। करहल की महान जनता के माध्यम से, अपने बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से और प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजना और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना बहाया है उससे यहाँ कमल खिलेगा। गुंडागर्दी दूर होगी, जमीनों पे कब्जे नहीं होंगे, अपहरण बंद होंगे और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ बंद होंगी, भैंस की चोरी जो हुआ करती है वो तक बंद होगी, प्लाटों पे कब्जा बंद होंगे।
चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बीजेपी ने बढ़ा दी है। एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारकर और उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो इस समय पूरे तरीके से दिलचस्प होते जा रहे हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें थी कि अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है उनको चुनावी मैदान में अखिलेश यादव के सामने उतारा जा सकता है, लेकिन इन तमाम अटकलों पर कल ही बीजेपी ने विराम लगाया और एसपी सिंह बघेल को वहां से चुनावी मैदान में उतारा। अब करहल सीट जो है वो पूरे तरीके से दिलचस्प बन गई है और वहां पर मुकाबला भी दिलचस्प होने वाला है। चलिए, तो इसी पर उत्तर प्रदेश में किस तरीके का हाल है और क्या कुछ सियासी समीकरण है हमारे संवाददाताओं से जानते हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर दोनों हमारे संवाददाता हमारे साथ रजनीकांत दीक्षित जी मौजूद हैं, संवाददाता हैं, और इसी के साथ अनुज तिवारी हमारे साथ संवाददाता मौजूद हैं। सबसे पहले मैं अनुज आप ही के पास आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, पहले चरण के चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं और उन चरणों में पश्चिमी यूपी की सीट सबसे ज्यादा अहम रहने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जो चुनाव होने हैं उन सीटों पर किस तरीके से आप अपनी नजर बनाए हुए हैं और क्या कुछ वहां पर समीकरण आप देख रहे हैं, वो मैं जानना चाहूंगी आपसे। जी बिल्कुल मुस्कान, देखिए बिल्कुल जो हुंकार थी राजनीतिक पार्टियों की वो लगभग अपनी चरम आ चुकी है। चाहे वो बीजेपी की कहें, चाहे वो समाजवादी पार्टी की कहें, चाहे वो कांग्रेस में क्या नाम है प्रियंका गांधी की कहें। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहीं ना कहीं पीछे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि महिलाओं के बीच में एक अलग पैड बनाने वाली और खासकर उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक अलग नारा देने वाली कि लड़की हूं और लड़ सकती हूं, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अब जो प्रथम चरण का चुनाव है वो लगभग सर पर आ चुका है। 10 फरवरी से चुनाव शुरू हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर और पहले चरण में लगभग जो 58 सीटों पर चुनाव होंगे उस पर पूरी तरह से एएनबी की टीम निगाह बनाए हुए रखी हुई है। आपको बताते चले कि करहल सीट से जो पर्चा भरा है अखिलेश यादव ने, ये कहीं ना कहीं एक नए समीकरण को जन्म देता है। क्योंकि अगर हम पहले बात करते हैं तो जैसे 2022 के चुनाव की चर्चाएं चल रही थी तो ये स्पष्ट किया गया था अखिलेश यादव के द्वारा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि अगर मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी अगर बहुमत के साथ आती है तो हमें दूसरी तरह से उसमें शामिल होकर के शीर्ष नेतृत्व में आ जाऊंगा। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने करहल सीट में अपनी दावेदारी ठोक दी है तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह का समीकरण लेके आ गया है। क्योंकि अगर हम करहल सीट की बात करते हैं, मैनपुरी की बात करते हैं, तो मैनपुरी में शुरू से ही क्या नाम है यादवों का एक गढ़ रहा है और खासकर नेताजी का एक विशेष स्थान रहा है। देखिए वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 4 सीटों में से 3 सीटें जो है वो करहल की समाजवादी पार्टी के पास में है, जबकि एक सीट भोगांव जो है वो बीजेपी के पास है, जिसमें बीजेपी ने 20,000 से अधिक मतों से अपनी जीत दर्ज करी थी। लेकिन अगर हम मैनपुरी की बात करते हैं, करहल की बात करते हैं, भोगांव की बात करते हैं, इस तरह 1-2 और सीटों की बात करते हैं तो यहाँ पर 55% का जो एक समीकरण है वो ये माना जा सकता है ओबीसी, क्षमा चाहूंगा कि ये एक उस समुदाय का है जिसमें 30% यादवों का समुदाय है, जबकि 20% सवर्ण है और 20% ओबीसी है और 5% अन्य है। तो ये जो करहल सीट का जो दावा ठोका है उसके सपोर्ट में जो बीजेपी की तरफ से एसपी बघेल को खड़ा किया गया। अगर एसपी बघेल की हम बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा एसपी बघेल पूर्व में क्या नाम है नेताजी के सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं। इसके अलावा यादवों के बीच में एक अच्छी पैड बना के रखे हुए एसपी सिंह बघेल। और साथ ही साथ अब हम दूसरी अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी एक ज्ञानवती यादव को भी वहां से अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये यादवों का जो ध्रुवीकरण होगा ये कहीं ना कहीं करहल सीट के लिए एक चुनौती भी साबित हो सकता है और एक नए समीकरण को जन्म दे रहा है अभी तक। ठीक है अनुज, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। रजनीकांत तिवारी मैं आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल मैनपुरी से कल ही नामांकन किया है अखिलेश यादव ने भी और एसपी सिंह बघेल ने भी। ये नामांकन आपने खुद अपनी नजरों से देखा, इस नामांकन पर किस तरीके से जो वहां पर माहौल रहा, जो समीकरण वहां पर रहे, नामांकन के समय जो माहौल रहा, उससे आप किस तरफ बयार बहती देख रहे हैं? जी मुस्कान जी, आपको बताते हैं जिस तरह से कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कुमार यादव ने नामांकन किया है और वहां सैफई से अपने पैतृक गांव से चलकर उनके कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं ने बाहर ही उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। इससे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं का व मतदाताओं का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति सुझाव रुझान ज्यादा दिख रहे हैं।
सफाई ज्यादा दूर नहीं है करहल से, सफाई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही किलोमीटर का डिस्टेंस वहां से है। क्या सफाई में जो काम किए गए हैं उनका फायदा करहल सीट पर मिल सकता है समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का ये मैनपुरी जिला गढ़ माना जाता है, जहां से सन 2012 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की एक विधानसभा सीट जो बोगांव कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी थी। उसी में आज समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को पुनः वापस लाने के लिए अपने प्रत्याशी अखिलेश कुमार यादव को करहल विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, जहां से चारों विधानसभा जो मैनपुरी की है उन पे अपनी जीत बरकरार कर रख सके और अपने गढ़ को बरकरार रख सके। ठीक है, बीजेपी का क्या जनाधार आप देख रहे हैं रजनीकांत करहल सीट पर? जी, बीजेपी भी अपने प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को उतार दिया है, लेकिन देखना यह है, अब तो ये 20 तारीख को ही तीसरे चरण में जब मतदान होगा तभी पता चल पाएगा कि एसपी सिंह बघेल अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं। ठीक है, मैं अनुज आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। मैनपुरी सीट पर तो हमने बात कर ली, लेकिन एक और सीट है जो हूट सीट बनी हुई है, क्योंकि देखिए चुनावी मौसम वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश में अगर किसी को कहा जाता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कहा जाता है। जिस तरीके से पहले उन्होंने बसपा को छोड़कर, जब बीजेपी की थोड़ी लहर हुई, उन्हें पता चला कि बीजेपी की सरकार आ सकती है, मौसम वैज्ञानिक इसीलिए उनको कहा जाता है, उन्होंने बसपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। और अब जब समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ा है, मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है, तो अब उन्होंने 2017 पहले मैं बात कर रही हूं, उसके बाद अब 2022 में उन्होंने क्या किया है कि बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। मौसम वैज्ञानिक उनको इसलिए भी कहा जाता है, तो क्या इस बार जो उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है वो इस बार भी सक्रिय हो सकता है? क्योंकि उन्होंने सपा ज्वाइन की है, सपा में अब उनका जनाधार है, पटोरा सीट से उनको उतारा भी गया है देखिए, और वहां से बीजेपी प्रत्याशी से भी मैं आपका जानना चाहूंगी किस तरीके की वहां पर समीकरण देखने को मिल रहे हैं आपको? मुस्कान, देखिए, जैसा बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वामी प्रसाद मौर्य को मौसम विभाग का तो नहीं बल्कि राजनीतिक मौसम विभाग का जरूर एक अध्यक्ष कहा जा सकता है या वैज्ञानिक कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग या राजनीतिक मौसम विभाग के राजनीतिज्ञों की, तो देखिए ये लोग एक आंकड़ों पे काम करते हैं। पिछली बार भी देखिए, मैं अगर बात करता हूँ 2017 की, तो 2017 में कोई भी बयार बिल्कुल नहीं थी समाजवादी पार्टी। क्षमा चाहूंगा, 2012 की अगर बात करता हूं तो 2012 में समाजवादी पार्टी की कोई बयार नहीं थी, कोई भी नहीं कहा कोई भी बड़े से बड़े राजनीतिक विश्लेषक इस बात को नहीं कह सकते थे कि समाजवादी पार्टी पूरे 5 साल के लिए पूर्ण बहुमत लेकर के आएगी। लेकिन फिर भी जब चुनाव समाप्त हुआ तो प्रदेश की जो जनता थी उसने समाजवादी पार्टी को 5 साल के लिए पूरा प्रदेश थमा दिया कि आपको 5 साल पूरा प्रदेश चलाना है। वहीं हम 2017 की बात करते तो 2017 में भी बिल्कुल बीजेपी की कोई बयार नहीं थी, बीजेपी की कोई लहर नहीं थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से आएगी। ये माना जा सकता था कि आ सकती है, परंतु पूर्ण बहुमत से नहीं आ सकती है, ये किसी ने आंकड़े नहीं देखे थे। लेकिन बीजेपी को, उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को भी 5 साल के लिए प्रदेश थमा दिया कि अब आप अगले 5 साल बीजेपी चलाएगी। अब इस बार जो आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को जो तमगा दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार का चुनाव मुस्कान बिल्कुल ही अलग तरीके का है। आज से पहले अगर 12 का चुनाव या 17 का चुनाव अगर हम बात करते हैं तो क्या किसी की स्थितियां ये नहीं थी कि वो उसके गढ़ में जा करके और उसके खास लोगों को लेकर के आ जाए। और ये तो बिल्कुल भी नहीं देखा गया था कि वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल के लोग जो खुद मंत्री बने हो 5 साल तक की मलाई खाई हो और मलाई खाने के बाद वो पद को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए हो। इसके अलावा यह भी नहीं देखा गया कि किसी खास विशेष पार्टी की बहू या खास विशेष पार्टी के समधी या दामाद उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हो। तो ये 2022 का चुनाव जो है वो बिल्कुल ही अलग तरीके का है, एक अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है राजनीति का हमें इसमें। और जिस तरह से बीजेपी भी, देखिए अगर हम कल की बात कर रहे हैं तो कल चंद्रशेखर रावण आजाद ने अभी गोरखपुर में बैठ करके एक कॉन्फ्रेंस करी और गोरखपुर जो है वो बीजेपी का योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, समीकरण बिल्कुल अलग तरीके को देखने को मिल रहे हैं। इस बार खुद कि जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता देखिए बहुत ज्यादा और मोदी जी का जो नारा था कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, तो ये डिजिटल जनता है। डिजिटल जनता क्या राय लेती है, क्या निर्णय लेती है, ये तो खैर 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा, 14 मार्च के बाद पता चलेगा। लेकिन जो हाल फिलहाल देखा जा रहा है, जिस तरह से करहल सीट में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भी
चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर दिया गया। और देखिए, अगर हम बात करते हैं आईएएस आईपीएस अधिकारियों की, तो आईपीएस अधिकारी भी इस बार जोर शोर से आकर के वीआरएस ले रहे हैं, वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो देखी गई है वो कभी भी किसी भी विधानसभा चुनाव में अब तक नहीं देखी गई हैं। लेकिन जो अब हालात जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि जनता की जीत का सेहरा बांध करके विधानसभा में और लखनऊ विधानसभा में दखल करके उसको अध्यक्षीय पद दे करके और मुख्यमंत्री चुनेगी, ये तो फिलहाल समय ही बता। ठीक है अनुज, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। मैं रजनीकांत आपके पास आना चाहूंगी। मैनपुरी में आप मौजूद हैं और ये देखिए कि मैनपुरी की जनता का किस तरीके से, पूरे जिले की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से जनाधार, आप बीजेपी और सपा की तो हमने बात कर ली, लेकिन मैदान में कांग्रेस भी है जिसका जनाधार कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। करहल सीट पर उन्होंने भी प्रत्याशी को उतारा है। किस तरीके से उनकी जो समीकरण है वो देखने को मिल रहे हैं? क्या कांग्रेस का वहां पर कोई जनाधार? जी मुस्कान जी, आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ज्ञानवती देवी को उतारा है, लेकिन वहां पर जो ज्ञानवती देवी है अपने 20 समर्थकों में अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है और अपने प्रत्याशी चुनाव जीतने के वादे भी कर रही है। लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो दावा है वो प्रियंका गांधी ने किया है। क्या लगता है आपको, क्या महिलाओं के नाम पर जो राजनीति साधने की कोशिश की गई है उस राजनीति को भुनाने में कामयाब होगी कांग्रेस? जी, ऐसा तो यहाँ करैल विधानसभा सीट से नहीं लग रहा है, ऐसा देखने में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि भी है। यहाँ से जो 29 जिले हैं उन पे समाजवादी पार्टी की बेल्ट माना जाता है। ठीक है अनुज, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, तमाम सीटों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव किस तरीके से, आप ये देखिए कि यहाँ पर राजनीति किस तरीके से हो रही है। 2017 का मैं एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगी। 2017 में उस समय मैं माफी चाहूंगी, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उस समय चुनाव लड़ा गया था। मोदी के चेहरे पर किसी को नहीं पता था कि सीएम कौन बनाया जाएगा। उस समय भी यही चीजें थी। योगी आदित्यनाथ जो थे उनको चुनावी मैदान से बहुत दूर रखा गया था। सभी चेहरे पर चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री के चेहरे पर, लेकिन सीएम उन्हें बनाया गया। अभी अगर 2022 की बात करें तो योगी और मोदी, इन दोनों की जोड़ी पर चुनाव लड़ा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य भी चुनावी मैदान में है, लेकिन दिनेश शर्मा को कहीं से भी सीट नहीं दी गई है। वो समीकरण क्या एक बार फिर से 2022 में दोहराए जा सकते हैं? क्या एक बार फिर से योगी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़कर सीएम का जो पद है, क्या वो दिनेश शर्मा के पास जा सकता है? क्योंकि 2017 का अगर जिक्र करें, उसके मद्देनजर देखें तो। जी बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल सही कहा आपने। 2017 की अगर हम बात करते हैं तो 2017 में योगी और मोदी को देखा करके एक चुनाव लड़ा गया था, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा रहेगा, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री के 3 प्रबल दावेदार थे। एक केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे, इसके बाद डॉक्टर शर्मा जी भी प्रबल दावेदार थे। इसके अलावा एक और चेहरा था जिसको उत्तर प्रदेश में, अगर विशेषकर हम कानपुर के लिए, उत्तर प्रदेश में जहां पर अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, वहां पर कानपुर की भी एक विशेष बात करते हैं, क्योंकि देखिए इस बार 2017 में तो जो 10 विधानसभा सीटें थी, 10 विधान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में चली गई। तो कहीं ना कहीं कानपुर में भी एक बड़ा स्थान है। तो एक माना जाता है यहाँ पर सतीश माना, जो वर्तमान में राज्य सरकार में एक राज्य मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उनका भी एक चेहरा माना जा सकता था कि उनको भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के स्थान पर दिया जा सकता था। लेकिन 2022 का जो चुनाव है, 2017 से लेकर के 2022 तक जो योगी आदित्यनाथ बाबा ने जो कार्य किए, तो उस कार्य को चेहरा बना बीजेपी मैदान पे उतरी है। उसके पीछे जो बड़ा चेहरा है वो मोदी जी का तो है ही। मोदी जी के चेहरे की बात की अगर कोई दूसरा चेहरा बात करते हैं तो वो योगी का चेहरा है, योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। क्योंकि जिस तरह से देखिए राम मंदिर का निर्माण कराना हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, राम मंदिर का निर्माण कराना हो, या पूर्वांचल का एक्सप्रेस हाईवे हो, या हम बात करते हैं तो काशी कॉरिडोर की बात कर लेते हैं, या कानपुर के अंदर मेट्रो ट्रेनों की बात कर लेते हैं, या इस तरह की कई ऐसी चीजें, बात में जाकर के विद्यालय खोलना, सफाई में जाकर के विद्यालय डालना, जो चीजें हुई हैं वो बीजेपी सरकार में। तो वर्तमान का जो चुनाव चल रहा है वो 2 चेहरे पे चल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि 2 चेहरे जो हैं वो योगी आदित्यनाथ और मोदी का है। यही 2 चेहरों के बिहार पे ही बीजेपी वर्तमान में धरातल पे यूपी के अंदर चुनाव लड़ रही है। लेकिन जिस तरह से एक चीज और मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा
कि अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री सड़क पर आकर के, सड़कों पर आकर के, रोडों पर आकर के, मंचों पर आकर के इस तरह की विधानसभा सीटों पर शिरकत नहीं की है। जबकि 2022 के चुनाव या 2017 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तब भी मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के रैलियों को संबोधित किया था, लेकिन संख्याएं इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन इस बार 2022 के चुनाव में मोदी जी उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग मंचों पर खड़े जनता को संबोधित कर चुके हैं। और कल की बात करते हैं तो कल भी मोदी जी ने एक संबोधन जनता के योगी जी के बारे में, किस तरह से योगी प्रदेश को दंगाइयों जो लोग हैं करता था उनको हाथ उठा करके जेल भेज दिया। शासन और सुशासन है केवल योगी जी के द्वारा है, योगी जी शासन के द्वारा है। अगर हम इस तरह से देख रहे हैं तो योगी जी इस समय वर्तमान में प्रमुख चेहरा दिखाया जा रहा है। लेकिन अब जब चुनाव तक पहुंचेगा और जब परिणाम किस नेतृत्व किसका निर्णय लेता है ये तो खैर समय ही बताएगा। मुस्कान। ठीक है अनुज, मैं लौटूंगी एक बार आपके पास फिर से। पुष्पेंद्र कुमार संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, फिलहाल आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर सीट का सियासी समीकरण क्या बता रहा है? तमाम उम्मीदवारों के बारे में बताएं, सभी पार्टियों के, और सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं वहां के, ये भी बताएं। पुष्पेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है जी। आपकी सीट पर तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम और इसी के साथ वहां पर सियासी समीकरण क्या बन रहे हैं, किसका जनाधार है, वो बताएं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, ताजनगरी आगरा की बात की जाए, ताजनगरी आगरा को राजनीति का हब माना जाता है। और आगरा में मौजूदा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक मौजूदा हैं और 2 सांसद और 2 राज्य मंत्री आगरा में हैं। और हालांकि अभी 2022 के चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो आगरा शहर में हर पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को अपनी अपनी विधानसभा में उतार दिया है, चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा जो प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर धर्मपाल हैं और बसपा से राकेश बघेल को उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस से शिवानी बघेल को उतारा गया है, तो वहीं और फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल जो चौधरी हैं उनको उतारा गया भारतीय जनता पार्टी से, और मुकेश जाटव को उतारा गया है वहां से। तो कहीं ना कहीं आज ताजनगरी आगरा में जो समीकरण है वो काफी बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ताजनगरी आगरा में राजनीति का पूरा एक बड़ा हब बना हुआ है जी। पुष्पेंद्र, अगर पूरे ताजनगरी आगरा की बात करें, 9 सीटों की अगर ना बात करके पूरे आगरा की अगर बात करें तो जनाधार किसका आप सबसे ज्यादा देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जनाधार की बात की जाए तो आगरा में भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक प्रत्याशी यहाँ पर उतरे हुए मैदान में, तो सभी पार्टियों के यहाँ पर कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उसमें आगरा ग्रामीण में बेबी रानी मौर्य हैं और एतमादपुर विधानसभा से मौजूदा जो प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर धर्मपाल हैं। तो कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जो जद्दोजहद दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो 9 विधायक उसमें से करीब 6 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा रही हैं जी। ठीक है अमित, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। हम डिप्टी सीएम की बात कर रहे थे दिनेश शर्मा की। अब देखिए इस पर संशय इसलिए बरकरार है, मैं समझना ये चाहूंगी कि जब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो है वो दिल्ली में अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी थे, उनको जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने उनके चहेते थे इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में भेजा, और जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में भेजा डिप्टी सीएम को, उस समय आपने देखा किस तरीके से बैठकों का दौर था, तमाम चीजें की गई। हाँ याद है वो चीजें, जब उनको जैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाया गया, उन्होंने कदम रखा, किस तरीके से बैठकों का दौर शुरू हुआ। अब वही बैठकों का दौर इतने जब उनके चहीते हैं, उसके बावजूद उनको किसी सीट से टिकट ना दिया जाना, ये साफ जाहिर करता है कि उनको कोई अहम पद दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि उत्तर प्रदेश में जब दिनेश शर्मा जी को उतारा गया, उत्तर प्रदेश में दिनेश शर्मा जी को उतारने के बाद पहली बार चुनाव लड़ाने के बाद उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया 2017 की अगर हम बात करते हैं, और उसके बाद अब 2022 में उनको किसी भी सीट से जगह ना देना या खड़ा ना करना, कहीं ना कहीं पार्टी का एक ये कह सकते हैं कि इशारा है कि हो सकता है कि इनको एक अलग पद दिया जाए और इनको एक अलग स्थान पे दिया जाए। लेकिन देखिए एक बात भी कही जा सकती है कि पवेलियन में अगर कुछ प्लेयर्स बिठाले गए हैं, खास प्लेयर्स, और कुछ प्लेयर्स पिच पे खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो प्लेयर्स पवेलियन में स्टोर किए गए हैं और रोके गए हैं
वो इस उद्देश्य से रोके जाते हैं कि अगर हमें मौके पर कहीं ना कहीं आकर के कुछ बदलाव करना पड़े तो वो बदलाव करने के लिए हमारे पास स्टोर में कुछ ना कुछ ऐसे कैपेबल लोग होने चाहिए जो चीजें आकर के संभाल सके। क्योंकि जिस तरह से देखिए राजनीतिक दल चल रहे हैं, और हम अगर देखिए एक चीज और भी हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, दो बड़े लीडर और दो बड़ी पार्टियों की, दो बड़ी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर जो आमने सामने लड़ रही है वो केवल दो ही है, एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक जो लीडर हैं वो इस समय अखिलेश सिंह यादव हैं। और अगर बीजेपी की हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक जो है, जो मुख्य चेहरा है, वो योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ रहे हैं, वही क्या नाम है, अखिलेश यादव जो है वो करहल से सीट से अपना नामांकन दाखिल करा चुके हैं। तो देखिए अगर हम दोनों सीटों की बात करते हैं और अलग अलग करके एक एक विषय पे चर्चा करते हैं तो करहल पे यादवों का शुरू से एक बाहुल्य रहा है, यादव जाति समीकरण रहा है वहां का यादवों का, और वहां पर ऐसे में अखिलेश सिंह का खड़ा होना और इसके साथ एसपी यादव यानी यादव प्रत्याशी एक ही 4 सीट से खड़े होते हैं। और वहां पर अगर यादवों की जो संख्या है, अगर हम बात करते हैं लगभग 17 लाख के आसपास की जो संख्या, क्षमा चाहूंगा 7 लाख के आसपास की जो संख्या है, उसमें अगर वो ध्रुवीकरण हो गया, मान लीजिए 3-3 करोड़ लाख अलग अलग बढ़ गए और 1 लाख अलग चला गया, तो ऐसे में जीत की संभावनाएं अखिलेश यादव के साथ बहुत ही कठिन हो जाएंगी। क्योंकि यादव जो वोट है वो तो समुचित है, और वो अगर 2 भागों में या 3 भागों में बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जीत की स्थिति जो होगी वो पूरी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है, वो पूरी तरह से उनका गोरखपुर में गढ़ बना हुआ है। और अगर उनका हम विरोध में देखते हैं तो विरोध में अभी तक जो चंद्रशेखर रावण आजाद खड़े हुए हैं भीम आर्मी से, तो वो दलित समुदाय के वोट का एक मुख्य चेहरा माना जा सकता है। लेकिन ऐसे में जो बात करी जाए ध्रुवीकरण की, तो कहीं ना कहीं पल्ला जो भारी है उत्तर प्रदेश के अंदर 2 प्रमुख लोगों का, जो 2 प्रमुख लीडर हैं अलग अलग पार्टियों के, उनमें से अगर हम दूसरे समीकरण से देखते हैं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का पल्ला ज्यादा भारी दिखता है विजेता होने के। जबकि अखिलेश यादव का सबसे पहले ये वादा था कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मैं अचानक से चुनाव लड़ना चाहूंगा, और तब करहल सीट पे उनको खड़ा किया गया। करहल सीट में सीधे एसपी सिंह बघेल को खड़ा भी कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। एसपी सिंह बघेल नेताजी के सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, यादवों के अंदर एक अच्छी पैठ है, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और तीसरी बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी उसमें ज्ञानवती यादव को भी खड़ा कर दिया। ज्ञानवती यादव भी यादव समाज से बिलोंग करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो यादव समाज का जो ध्रुवीकरण होगा वो करहल सीट में और मैनपुरी सीट में देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं गोरखपुर की, तो वहां पर ये स्थिति अभी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर इन सबसे ठीक है अनुज, समय की कमी है इसलिए आपको रोकना चाह रही हूँ। और पुष्पेंद्र, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इस समय 2 दिग्गज नेता अखिलेश सिंह यादव और उसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि दोनों की ही सीट पर किस तरीके से समीकरण बनेंगे और क्या वो अपनी सीट बचा पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।